विवादित मर्यादा विवादित टिप्पणी की थी सीता सोरेन के खिलाफ, जिसको लेकर महिला आयोग ने भी इरफान से सवाल पूछे हैं। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, अभी हम सुन रहे थे मंत्री साहब को और मौजूदा जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो भी इरफान साहब को। इरफान साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती तो हमें कड़ी टक्कर दे सकती थी, हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार मिलना क्या किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का अधिकार मिल जाता है क्या? देखिए, इस पूरे मामले पर बहुत बुरी तरह आशीष इरफान अंसारी फंस गए हैं। जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, और कल सीता सोरेन ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे पति नहीं है, मेरे लिए इस तरीके से के अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको लेकर बहुत उबाल है। लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं, और ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इनके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाए। आचार संहिता का मामला चुनाव आयोग ने दर्ज कर लिया है। SC/ST आयोग की ओर से दिल्ली से एक नोटिस भेजा गया है रांची में डीजीपी को, मुख्य सचिव को, और जांच की 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताएं कि आखिर क्यों इस तरीके से एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, और अब ये इरफान कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, अगर आपको गलत लगी है मेरी शब्दावली, तो मैंने डायरेक्ट आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, मुद्दों पर लड़ाई कीजिए। लेकिन उन्होंने जो कह दिया है, देखिए, कमान से निकली तीर और जुबान से निकले हुए शब्द वापस हो नहीं सकते हैं, और ये बात उन्हें भी पता है कि अब इस मामले पर बुरी तरह से वो घिर गए हैं। लगातार कांग्रेस को जो नेता है उनके बचाव में उतर रहे हैं। 2 मामला दर्ज किया गया, एक सीता सोरेन की तरफ से मामला दर्ज किया है, एक इरफान अंसारी की तरफ से मामला दर्ज हुआ है। दोनों की तरफ से मामला दर्ज किया गया अलग अलग थानों में। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है, और इसको लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पूरे झारखंड में ये एक मुद्दा बनता जा रहा है, और चुनाव के ठीक पहले ये बयान कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। आशीष, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि मुझे लगता है कि इरफान को भी खुद भारी पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बयान से अपने आप को न सिर्फ किनारा किया है, बल्कि मैं अलका लांबा का एक बयान पढ़ा था। अलका लांबा ने तो सीधे इरफान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। देखिए, अब ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें कोई भी अपना हाथ जलाना नहीं चाहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि चुनाव है, और चुनाव के माहौल में एक तो महिला का मामला, दूसरा SC/ST से जुड़ा हुआ मामला, जिस तरह से आयोग ने इसने इंटरवीन किया है, और तीसरी बात यह है कि सीता सोरेन जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिश्ते में लगती है भाभी। तो ये जो पूरा मामला जिस तरीके से उठकर आया है, बीजेपी अभी इसे छोड़ने वाली नहीं है, पूरी तरह से इस मामले को बुनाएगी, और इस पर अब तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्र से लेकर झारखंड तक के नेताओं के बयान आने लगे हैं। सभी ये राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि इरफान अंसारी के कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहिए था। महिलाओं के अगर सम्मान की बात करती है कांग्रेस, महिलाओं के सम्मान की बात करती है इंडिया अलायंस, तो फिर ये कैसे उम्मीदवार हैं जो सरकार में मंत्री हैं? पहले तो इन्हें मंत्रालय से बर्खास्त कीजिए, उसके बाद इनका कैंडिडेचर कैंसिल कीजिए। तो भले इरफान कितनी भी सफाई दे दें, कल हाथ जोड़ जोड़ कर वो कह रहे थे कि भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपको कुछ गलत लगा है तो हम लोग मुद्दों पर राजनीति करते हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, इन बातों को दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन इरफान कुछ भी कर लें, ये मुद्दा दरकिनार होने वाला नहीं है आशीष, और इस मुद्दे को पूरी तरह से बीजेपी आगे लेकर जाएगी। सीता सोरेन कल जिस तरीके से फूट फूट कर रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और विवेक ठाकुर उनके बगल में बैठे हुए थे जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी कह रहे थे कि देखिए इस तरह जो जिस तरीके का बयान आया है, कोई मानसिक रूप से बहुत जो स्टेबल आदमी होगा वो इस तरीके का बयान नहीं देगा। आप कैसे किसी महिला के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान, स्वतंत्रता, स्वावलंबन की बात करती है आपकी सरकार, और आप महिलाओं पर इस तरीके से आक्षेप करें, इस तरह से इतनी घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करें, तो इसको लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया, और दिन पर दिन ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि अब तक देखिए बवाल बढ़ता जा रहा है रजनीश, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्रवाई की भी बात कर रही है, लेकिन इरफान साहब अभी भी मंत्री हैं, कार्रवाई कुछ हुई नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं सीता सोरेन ने इरफान सोलंकी को जवाब दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो हम कौन हैं, हम किसकी पत्नी हैं,
और किस घर से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे ससुर जी जो यहाँ इस जामताड़ा से आंदोलन शुरू किए थे, मेरे पतिदेव ने भी यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य को उनको ये भी देखना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के जो उनकी टीम है, आलाकमान है, सोनिया गांधी जी कहाँ से आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो, टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं। देखिए, इरफान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक सीधा सवाल आपके सामने है कि जेएमएम का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं और वो उनके रिश्तेदार हैं। देखिए, जेएमएम इसमें बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं कर पा रही है। जेएमएम के नेता बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी एक मुद्दा बना रही है, बीजेपी को इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बीजेपी को दूसरी बातें करनी चाहिए, रोजगार की बात, पलायन की बात, गरीबी उन्मूलन की बात, इन सब बातों पर झारखंड के विकास की बात होनी चाहिए, विशेष दर्जे की बात होनी चाहिए, विशेष पैकेज की बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कुछ भी कह लें, जेएमएम खुद को पूरे हंगामे से बाहर भी रखना चाह रहा है, पूरे विवाद से बाहर भी रखना चाह रहा है, लेकिन चाह कर भी वो बाहर हो नहीं सकते हैं। आप इंडिया अलायंस में, आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो आप खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। और खास करके तब जब सीता सोरेन जो है वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप इससे खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। और आप ये मान लीजिए आशीष कि इस चुनाव में अब दिन बहुत कम बचे हैं और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब पूरे झारखंड में बीजेपी एक माहौल बनाएगी। और सीता सोरेन, क्या लगता है रजनीश की इरफान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या मंत्री पद जाएगा उनका? उम्मीदवारी तो नहीं जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या मंत्री पद जाएगा? देखिए, मंत्री पद जा भी सकता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो चुनाव होने हैं 10-12 दिन की बात है। ये एक इंडिकेटिव सबमिशन होगा कि चलिए हमने उनको बर्खास्त कर दिया, लेकिन ये भी करना कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार कर लेना होगा। और उसके बाद जैसे ही उनकी बर्खास्तगी होगी, इससे बीजेपी पर बड़ा मुद्दा बनाएगी कि आप सिर्फ बर्खास्तगी से कैसे अलग हो सकते हैं, आपको उनकी उम्मीदवारी भी खत्म करनी चाहिए। जो इस तरीके की बात करते हैं वो चुनाव क्यों लड़ेंगे और उन महिला के खिलाफ चुनाव लड़ें जिन महिला के लिए उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए एक एक्शन करके रुक जाना। एक एक्शन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपने एडमिट कर लिया है कि उनसे गलती हुई थी और हमने उन पर कार्रवाई की है। तो फिर एक कार्रवाई क्यों, कि फिर बारीकी कार्रवाई हो, फिर जितने एफआईआर हुए हैं उनमें उनको और बल मिल जाएगा कि देखिए जब इनकी पार्टी इन पर कार्रवाई कर रही है, इनको बर्खास्त कर रही है, यानी इन्होंने गलती की थी, आचार संहिता का मामला दर्ज हो चुका है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। सीता सोरेन ने अलग मानहानि का मामला दर्ज कर रखा है, तो ये SC/ST का नोटिस आ चुका है। तो इन तमाम मामलों में बचपन इरफान के लिए मुश्किल होगा। तो अब सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात है कि वो इनको बर्खास्त करे या नहीं करे। बर्खास्त करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। यानी जो जुबान से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है इरफान ने, ये इनके लिए और इनकी पार्टी के लिए, इनके गठबंधन के लिए तो रजनीश, क्या माना जाए कि आदिवासी जो वोट बैंक है, इस बयान के बाद उस पर भी असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द था वो ये ट्राइबल वोट बैंक ही रहा है। आप देखिए 2019 में कोल्हान और संथाल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बीजेपी, सरकार में नहीं आ पाई। 2014 में इन दोनों जगह पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, 12-12 सीटें लाए थे, वो सरकार में आ गए थे। तो इस बार उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि कैसे हम लोग इसको कवर अप करें, जो ट्राइबल वोट है इसमें कैसे टूट हो। और इस टूट के लिए उन्हें एक बड़ा रास्ता मिल गया है सीता सोरेन के साथ, कि कैसे अब सीता सोरेन को आगे प्रोजेक्ट करके और इस बात को पूरी तरह से प्रोपेगेट किया जाए कि एक आदिवासी महिला के साथ, ट्राइबल बेल्ट से आने वाली महिला के साथ किस तरीके का बर्ताव ये लोग करते हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा चुनावी हथियार हाथ लगा है एनडीए के, और ये इसको फिलहाल छोड़ने वाले नहीं है। और इरफान ने वाकई गलती की है। देखिए, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हमारे आज के राजनीति में कहीं भी और आज के हमारे समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। आप इस तरीके से किसी महिला को इंगित नहीं कर सकते हैं। गलती तो उन्होंने बहुत बड़ी की है। जब आप चुनाव में हैं तो आपको बहुत संभल कर बात करनी चाहिए। आपकी बातों का असर होता है, आपके बातों का मुद्दा बन जाता है, आपके बातों का आपके वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल ये वोट पर असर पड़ सकता है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ट्राइबल वोट्स को जिस तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी, उसमें रजनीश, क्या इस बात को कहा जा सकता है कि इरफान ने बयान तो दे दिया, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है, जुबान से आपके शब्द निकल चुके हैं, वो वापस तो होंगे ही नहीं। बिल्कुल, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इतना वक्त आपने दे दिया कि ये बवाल हो गया। आप थोड़ा पहले अगर इरफान जा गए होते, उसी दिन अगर उन्होंने इस बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया होता या अपनी बातों को रख दिया होता तो कुछ और बात थी। 3 दिन 4 दिन गुजर गया और इसमें बवाल बढ़ता चला गया।
शुरू में किसी को लगा नहीं कि अब इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अमूमन भाषण में बहुत तरह से बहुत बार मंच से भी बहुत सारी बातें कह दी जाती है, लेकिन उन्होंने जिनके खिलाफ और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया और महिला के खिलाफ, ये बहुत निंदनीय था और इसलिए ये इस विवाद में फंसते चले गए। और जिस तरीके से एक्शन आने शुरू हुए, लगातार नोटिस और लगातार FIR दर्ज होने शुरू हो गए, इससे मुश्किलें बढ़ गई। और अब आप इस मुश्किल में पीछे कैसे हटेंगे, ये इनके लिए इतना आसान होगा नहीं इसमें पीछे हट पाना। चुनाव में आपको जाना है, जामताड़ा एक प्रेस्टिजियस सीट है। आप देखिए सीता सोरेन कह रही थी कि फादर इन लॉ यहाँ से रहे हैं, झारखंड की जो पूरी मूवमेंट हुई है इन जगहों से ही शुरू हुई है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा आने वाले वक्त में। मुद्दा भी बनेगा और इससे जो गठबंधन है कांग्रेस और JMM का, इस बयान के बाद उन्हें नुकसान भी पहुंचेगा। आप हमारे साथ रजनीश बने रहिएगा, क्योंकि अगली खबर बिहार से है। पटना में NDA नेताओं की बैठक हुई है। CM नीतीश कुमार ने यह अहम बैठक बुलाई है। दरअसल आज NDA नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सांसद, विधायक समेत बड़े नेता शामिल थे। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। NDA की बैठक में नारा दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में बनेगी सरकार। तो अब की बार 220 पार, NDA का नारा। NDA की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। JDU के MLC हैं। संजय जी, क्या बैठक में क्या बातचीत हुई? 2025 का जो चुनाव है, हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो पांचों दल है, सबको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1990-2005 का दौर था, पति पत्नी के राज में बिहार में कुछ नहीं हुआ। हम लोग जो काम किए लोगों के बीच में बताना है और उन्होंने नारा दिया कि 2025 में 220 पार होगा, हमको उम्मीद है। कोऑर्डिनेशन की भी बात हुई, आपस समन्वय होना चाहिए। जिला में बैठक होगा, पंचायत स्तर तक सभी दल का, पांचों दल। तो 220 पार, देखिए एक एक करके लोग निकलेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या हुआ बैठक में। 220 पार का नारा दिया है नीतीश कुमार ने इस बार। एक बड़ा टारगेट नीतीश कुमार ने सेट कर दिया है और जैसे जैसे लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू होता रहेगा, हम लोगों से बात करते रहेंगे। सिन्हा निकले हैं। 2025 225 फिर से नीतीश, बस 2025 225 फिर से नीतीश। अच्छा, पारस जी आप इस बार 2025 फिर से नीतीश, देखिए नारा दिया गया है और एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी, क्या नारा दिया गया? कुछ भी नहीं, नारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 25 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। NDA एकजुट है, NDA एक साथ बैठकर अपने कार्यक्रम को आगे तय करेगी। इस प्रकार की बात पार भी कहा गया है। निश्चित रूप से तो पहले से बोल रहे हैं 220 पार, ये नया नारा थोड़े है। 220 पार तो ये पहले का नारा है, अभी का नारा नहीं कंटिन्यू होगा। 2025 में 220 पार। जीवेश मिश्रा है और देखिए एक एक करके जो तमाम नेताओं के आने का सिलसिला है, विधायकों के आने का सिलसिला है, वो जारी है, जो ये कह रहे हैं कि इस बार 220 पार का नारा है। जो पहले से नारा था उस नारा को हम लोग यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है, कोई 220 पार कह रहे हैं, कोई 225 पार कह रहे हैं। और इन्हीं नारों के साथ NDA की इस बैठक में नीतीश कुमार ने मूल मंत्र दिया है कि सभी को एकजुट रहना है, एक साथ रहना है और आने वाले चुनाव में 220 पार जाना है। वीडियो निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अखनूर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल सेना ने पहले इलाके को घेरा था और उसके बाद फायरिंग की, जिसके बाद ये 3 आतंकी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। आज ही सुबह 7:30 बजे के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग के बाद ये जंगल की ओर भागे। सेना ने पूरे इलाके को घेरा और सर्च ऑपरेशन किया और करीब 5 घंटे के बाद मशक्कत के बाद इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि कुछ देरी से, यानी लगभग आधे 1 घंटे से जो फायरिंग की आवाजें हैं वो नहीं आ रही हैं, यानी एक बड़ी जो खुशखबरी है वो मिलने वाली थी कि जो आतंकी थे जिन्होंने फायरिंग सुबह की थी उनको, आप कुछ कह रहे हैं जी रमन? आशीष भाई, मैं सबसे पहले आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और ये आप मान के सकते हैं कि अब जो ऑपरेशन है वो अपने